नमस्कार, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग संगतकार कविता पढ़ेंगे। संगतकार इस काव्य के कवि हैं मंगलेश डबराल। पहले हम लोग कवि परिचय से परिचित होंगे, उसके बाद हम लोग कविता पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल, आप इनकी चित्र यहाँ देख रहे हैं, ये हैं मंगलेश डबराल जी। और अब हम लोग इनके जीवन परिचय से परिचित होंगे। जीवन परिचय। कवि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था। टिहरी गढ़वाल कहाँ है? उत्तरांचल में है, और उत्तरांचल के काफलपानी गांव में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई और वे दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास के काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक बने। सहायक संपादक मतलब जो संपादक के पद पर थे उनके ये सहायक, उनके ये हेल्पर के रूप में काम किए। इसके बाद उपरांत मतलब होता है बाद। इसके बाद वो इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात अखबार जो संपादक होता था, अखबार पत्रिका का संपादन था, पत्रिका का नाम है ये, उसमें भी इन्होंने काम किया। और इसके बाद 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार के साहित्य संपादक का पद इन्होंने संभाला। पहले के समय में जो कवि लेखक लोग होते थे ना, पत्रिका के संपादन कार्य में बहुत भाग लेते थे, बहुत ज्यादा उनका योगदान होता था और उसी में इनकी रचनाएं भी छपती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और पुरस्कार, इन्हें इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है कि इन्होंने किस तरह के काव्य लिखे हैं? मंगलेश जी अनुवादक भी रहे हैं, मतलब किसी और की द्वारा रचित रचनाओं को उन्होंने हिंदी भाषा में या किसी और भाषा में अनुवाद भी किया है। इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहे हैं। कवि मंगलेश डबराल अपनी कविताओं में सामंती और पूंजीवाद के बीच का जो प्रतिकार है, जो विरोध है, उसका वर्णन इन्होंने हमेशा काव्य में किया है। और हमेशा ऊपरी वर्ग, जो शोषक वर्ग हैं, शासक वर्ग हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, उनके प्रति इन्होंने बहुत ही विरोध करते हुए लेकिन बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने अपने काव्य में लिखा है। और इनकी कविता की विशेषता यह है कि जो समाज के छुपे हुए वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें उनके हक का सम्मान नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए ये हमेशा काव्य लिखते रहे हैं। अब इनका काव्य है संगतकार। संगतकार इस नाम से स्पष्ट हो रहा है साथ देने वाला। संगतकार मतलब साथ देने वाला। चूंकि साथ देने वाला तो कोई भी हो सकता है। आप खाना बनाइए, उसमें भी कोई आपका साथ दे रहा है तो वो भी संगतकार हुआ। आप पढ़ रहे हो, कोई आपका साथ दे रहा है, वो भी संगतकार हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहां साथ देने वाला वो संगतकार ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ जो संगतकार है और इसमें जिसका विशेष रूप से वर्णन हुआ है वो मुख्य रूप से गायन के क्षेत्र में है कि गायक का जो साथ देने वाले, जो उनके पीछे खड़े रहकर उनके गीत को में मदद करने वाले होते हैं, वो संगतकार का वर्णन इन्होंने किया है कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना ज्यादा वो मुख्य गायक की सहायता करते हैं, लेकिन उन्हें उनके हिस्से का मान सम्मान कभी नहीं मिलता है। अब हम लोग काव्य पढ़ते हुए इसका अर्थ समझेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अभी हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक का आवाज कैसा है? चट्टान जैसा, एकदम भारी स्वर जैसा, और उसी स्वर का साथ देती
वह आवाज सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई थी। मुख्य गायक गा रहे हैं, उनकी आवाज एकदम भारी है, चट्टान जैसे, और उस स्वर का एक और स्वर है जो साथ दे रही है। वह आवाज कैसी है? सुंदर है पर कमजोर है, थोड़ी कांपती हुई है। अभी तक कवि ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो आवाज किसकी है, और कवि खुद अनुमान लगा रहे हैं कि वो आवाज किसकी है। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। आप लोगों ने भी कई बार गीत सुना होगा तो आप देखे होंगे कि जब मुख्य गायक गा रहे हैं तो उनके पीछे से कोई धीमी आवाज में फिर से पीछे से किसी की आवाज आती है, या फिर मुख्य गायक गाते हैं तो उस लाइन को पीछे से कोई रिपीट करता है। तो ये सब करने वाला संगतकार होता है। तो कवि कह रहे हैं कि एक आवाज पीछे से भी आ रही थी। वो आवाज बहुत सुंदर थी पर कमजोर थी, कांपती हुई थी। वो आवाज किसकी थी? क्या वो मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या उसका शिष्य है, उसका कोई स्टूडेंट है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है, या कोई उसका रिश्तेदार है जो पैदल चलकर दूर से आता है उससे संगीत सीखने के लिए। आखिर वो कौन है? फिर यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया कि वह कौन है। मुख्य गायक की गरज में, गरज मतलब होता है आवाज, कि मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि ने यहाँ स्पष्ट लिखा नहीं कि वो संगतकार है, लेकिन यहाँ पर छुपे हुए शब्दों में उन्होंने बता दिया कि वो संगतकार है, और वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मतलब अपनी आवाज मिलाता आया है। कब से? प्राचीन काल से, मतलब बहुत पुराने समय से, जब से संगीत में मुख्य गायक गा रहे हैं, उनकी आवाज हम सुन रहे हैं, तब से उनके साथ एक संगतकार रहा है जो पीछे से अपनी आवाज देता है, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है। कभी उनकी आवाज गिरती है तो उन्हें संभालता है, और हमेशा वो उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता आया है। अब कैसे कैसे संगतकार मुख्य गायक की मदद करता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। कवि कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अंतरे मतलब क्या होता है? जैसे आप कविता देखते हो या कहाँ गीत देखते हैं तो उसमें पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको तो मुखड़ा कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ को आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद का जितना बच गया सब अंतरा है। तो पहले जो पैराग्राफ रहता है उसको तो खूब अच्छे से गायक गा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आता है तो उसमें जो जटिल तान है, जटिल आवाज है, जो भी है, उसके जंगल में वो खो जाता है, मतलब उसको गाने में वो मगन हो जाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, गायक जब अंतरा गाने लगता है, अंतरा क्या हुआ? तो फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दो तो उसके बाद का जो भी है वो अंतरा है। तो उसके जो जटिल तान मतलब उसके मुश्किल भरे जो स्वर है उसके जंगल में, मतलब उसके बीच वो एकदम खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर, सरगम सारे ग म प ध नि सा, उसको गाने में वो इतना मगन हो जाता है कि उसको लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब बहुत दूर, कि जब वो सरगम में उस सरगम को गाता हुआ, उसको लांघता हुआ मुख्य स्वर से एकदम भटकता हुआ बहुत दूर चला जाता है, जो कि जहां उसे नहीं जाना था, तब संगतकार ही क्या करता है? अस्थाई को संभाले रहता है। जो गीत के मुख्य टोन है, जो उसका मुख्य स्वर है, जहां से उसने, जिस स्वर से उसने गीत को गाना शुरू किया था, उस अस्थाई स्वर को संगतकार संभाले रहता है। और मुख्य गायक क्या करता है? उस जटिल तानों को, उस मुश्किल भरे तानों को गाने में और सरगम को गाने में, एकदम उसको धुन अच्छी तरह से देने में वो एकदम से भटकता हुआ बहुत दूर चला जाता है। और उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो मुख्य तान जो है उस गीत का, जो मुख्य स्वर है, उसको वो भूल जाता है। और तब संगतकार पहले से उस अस्थाई स्वर को संभाले रहता है, और जैसे ही संगतकार उस सारे गा म प ध नि सा के स्वर को गाना बंद करके वापस गीत में आता है, वो तुरंत धीरे से गाकर उसको याद दिलाता है कि ये इसका मुख्य टोन है, और फिर से गायक उसको गाने लगता है। वो देखकर कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे समेटता हो, जैसे हमारे घर कोई लोग आते हैं, वो अपना कुछ सामान छोड़
छोड़कर चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके एक एक सामान को समेट कर रख देते हैं कि फिर वो कभी आएंगे तो हम उनको उनका सामान दे देंगे। ठीक उसी प्रकार जब मुख्य गायक जटिल तानों में खो जाते हैं, अंतरे के जटिल तानों में खो जाते हैं, सरगम में पूरी तरह से उलझ जाते हैं, उसको गाने में मगन हो जाते हैं, तब मुख्य गायक उस अस्थाई को संभाल के रखता है, मुख्य स्वर को संभाले रखता है और वो गायक को याद दिलाता है। और वो देखकर ऐसा लगता है जैसे गायक का पीछे छूटा हुआ जितना भी सामान है संगतकार उसको समेटता हुआ अच्छी तरह से संभाल कर रखता है। और वो देखकर कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जैसे संगतकार उस मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया था मतलब नया नया सीखने वाला था, क्योंकि जब वो अपने गुरु के पास संगीत सीखने गए थे बचपन में, तब वो इसी तरह जब वो किसी मुख्य स्वर को भूल जाते थे तो गुरु उनको याद दिलाते थे कि बेटा ये इसका मुख्य स्वर नहीं है, इसका मुख्य स्वर ये है, इस तरह से फिर से गाओ। जैसे वो कुछ टोन भूल जाते थे या उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती थी तो जैसे गुरु उनको संभालते थे, आज संगतकार उनको वैसे ही संभाल रहा है जैसे वो उनको उनका बचपन याद दिला रहा है, जैसे जब वो नया नया सीखने के लिए जाता था। इसमें कवि ने क्या बताया कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों में मतलब उसके जटिल मुश्किल भरे तानों में उलझ जाता है, उसके जंगल में खो चुका होता है, और या फिर अपने ही सरगम को मतलब सारे गामा पधा निसा उसको गाते हुए इतना मगन हो जाता है कि एकदम से भटकता हुआ बहुत दूर चला जाता है और उस समय वो अस्थाई भाव अस्थाई स्वर को भी भूल जाता है। तो उस समय संगतकार ही होता है जो अस्थाई स्वर को संभाले रहता है और जैसे ही गायक वापस आते हैं उनको अस्थाई स्वर की याद दिलाता है। वो सारी चीजें देखकर लगता है जैसे संगतकार मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान समेट कर रखता हो और उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से दूर चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है उसका, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक मतलब होता है ऊंची आवाज। जब गायक ऊंची आवाज करके एकदम गाते होंगे, कभी देखे होंगे गायक लोग खूब ऊंची आवाज करके गाते हैं, कुछ कुछ गीत में ऐसा होता है। तो जब गायक एकदम ऊंची आवाज में गीत गाने लगते हैं तो उनका आवाज बैठने लग जाता है, मतलब लगता है कि अब वो नहीं गा पाएंगे, उनका गला पूरी तरह से बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, प्रेरणा मतलब आगे बढ़ने की इच्छा, ये जो इच्छा है वो एकदम उसको साथ छोड़ती जाती है। उत्साह अस्त होता हुआ, उत्साह मतलब करने का जो एक उत्साह होता है, वो जोश होता है, वो अस्त होता हुआ वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा मतलब उनका जो आवाज होता है वो एकदम बुझता हुआ चला जाता है, एकदम लगता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं गा पाएंगे। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और तभी मुख्य गायक जब उसकी आवाज रुकने लग जाती है, अब उसको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसका जोश समाप्त होता चला जाता है, उसकी आवाज एकदम राख जैसी बुझने लगती है, उसकी आवाज एकदम समाप्त होने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, उसकी हिम्मत को बंधाता हुआ, ढांढस मतलब हिम्मत बंधाना, उसके हिम्मत को बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और तब ही पीछे से संगतकार अपने स्वर को देने शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, गायक को थोड़ा आराम मिल जाता है, वो चुप हो जाते हैं तो उनके गला को आराम मिल जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद गाने लगते हैं। इतना बड़ा रोल होता है संगतकार का एक गायक को गीत गाने के समय मदद करने में। कभी कभी वो यूं ही साथ दे देता है उसका, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी तो संगतकार ऐसे ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, बल्कि तुम गाओ, तुमको जैसे गाना है गाओ, तुम ऊंची आवाज करके गाओ, चाहे तुम्हारी आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाए या जोश समाप्त हो या तुम्हारी आवाज बुझने लग जाए, नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम तुम्हारे साथ हैं। और कभी कभी वो ऐसे ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, तुम निश्चिंत होकर गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पंक्ति में क्या बताया है कवि ने कि जब ऊंची आवाज करके गायक गाने लगता है तो उसमें उसका गला बैठने लगता है, उससे ऐसा लगता है कि अब वो नहीं गा पाएगा।
प्रेरणा उसका साथ छोड़ती है, उसके आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है वो साथ छोड़ने लग जाती है, उसके अंदर का जोश समाप्त होने लगता है और आवाज भी एकदम बुझी हुई सी गिरने लग जाती है। और तभी मुख्य गायक को हिम्मत बंधाता हुआ कहीं दूर से संगीतकार का स्वर चला आता है। तभी जब इस तरह की स्थिति होती है तब पीछे से संगीतकार अपने आवाज में उसको आवाज देना शुरू करता है, उनके साथ गाना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो वह ऐसे ही उनका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि आप निश्चिंत होकर गाइए, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अब अंतिम पंक्ति। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, यहाँ किलता लिखा हुआ है लेकिन गलत है, ये यहाँ विफलता होगा, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और यहाँ पर कवि क्या बताते हैं कि और संगीतकार मुख्य गायक को क्या बताता है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, राग मतलब संगीत, कि जो संगीत गाया जा चुका है लेकिन गलत हो गया। ठीक है, जिस तरह से गाया जाना चाहिए था वैसे नहीं गाया गया, बल्कि अलग ढंग से गाया गया, गलत हो गया, वैसे संगीत को फिर से गाया जा सकता है, ये बात संगीतकार गायक को समझाते हैं। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, और संगीतकार के अंदर इतनी गुण होने के बावजूद वो मुख्य गायक के साथ गाते हैं, फिर भी उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है, जैसे लगता है वो खुद अपनी आवाज को कम करते हैं, खुद रोकने की कोशिश करते हैं, मुख्य गायक की जैसा वो तेज आवाज में नहीं गाते हैं। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। वो अपने स्वर को खुद ऊंचा उठाने की कोशिश वो खुद करता है कि मेरी आवाज ऊंचा ना उठे, हम मुख्य गायक से ऊंची आवाज में ना गाएं, और इस तरह की जो काम वो करते हैं, जो उनके आवाज में हिचक सुनाई देती है और वो खुद अपनी आवाज को ऊंचा ना उठने देते हैं ताकि गायक की बेइज्जती ना हो, उनकी आवाज से मेरी आवाज ऊंची ना हो जाए, इसे कवि कहते हैं कि इसे उसकी विफलता मतलब उसकी हार नहीं समझनी चाहिए, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, उसकी इंसानियत समझी जानी चाहिए, उसके उस मनुष्यता उसके उस इंसानियत वाले गुण का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया कि मुख्य गायक जो है मुख्य गायक को संगीतकार समझाते हैं कि जो संगीत गलत हो चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, और जब संगीतकार मुख्य गायक की मदद करते हैं तो उसकी आवाज में एक हिचक, एक शर्म, संकोच जो साफ सुनाई देती है, और वो खुद जो अपने आवाज को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश करते हैं, ना उठाने की जो कोशिश करते हैं, इस बात को कभी भी उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उसे उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, उसे उसकी इंसानियत समझी जानी चाहिए, उसे उसका एक अच्छा गुण समझा जाना चाहिए। और इस प्रकार ऐसा एक सोच आना चाहिए कि जैसे मुख्य गायक को सम्मान मिलता है, मान मिलता है, ठीक उसी प्रकार उसका साथ देने वाले संगीतकार को भी एक सम्मान जरूर मिलना चाहिए। ये कविता यहाँ समाप्त हो गई। मुझे लगता है ये काव्य आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग मन ही मन इसका भावार्थ कीजिएगा, और यदि आप लोगों को एक शब्द का भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।